नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दो टूक आज देर से शुरू हुआ क्योंकि आपने देखा एनडीए की बड़ी बैठक हुई आज दिल्ली में, और उस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के घटक दलों को जब संबोधित किया तो एक तरह से उन्होंने 24 के चुनाव के लिए जो अपनी रणनीति थी, एनडीए की रणनीति थी, उसका तो खुलासा किया ही, लेकिन एक तरह से 24 के चुनावों के लिए उन्होंने शंखनाद कर दिया। हालांकि 24 के लोकसभा चुनाव में अभी 300 दिन करीब करीब बाकी हैं, लेकिन आज 24 के चुनाव के लिए कह सकते हैं कि जो मैदान है वो पूरी तरह से सज गया। जैसे युद्ध से पहले सेनाएं सजती हैं, तो उस तरह से आज सेनाओं के सजने का दिन था। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ विपक्ष, दोनों की सेनाएं जो है सज चुकी हैं। 26 बनाम 38। हालांकि जो चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, वो और जो राजनीति होती है वो 2+2 नहीं होता। अंक गणित मायने नहीं रखता। वोटर के साथ, जनता के साथ आपकी केमिस्ट्री मायने रखती है। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि पूरा फलसफा जो है, अभी पूरा फोर्स, ताकत जो है, ऐसा लगता है दोनों तरफ जो है वो फिलहाल अंक गणित पर है। विपक्ष चाहता है कि बीजेपी और एनडीए के जो जितने वोट हैं उनको बंटने ना दिया जाए। अगर वह वोट नहीं बटे तो फिर जीत पक्की है। जबकि इसकी तुलना में अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए ने भी अपने घटक दलों को बढ़ाकर संख्या के लिहाज से भी और सामाजिक समीकरण के लिहाज से भी उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है एनडीए भी। लेकिन बड़ी बात क्या है आज? बड़ी बात क्या रही? दो बातें आज बहुत इंपॉर्टेंट रही, ध्यान से सुनिएगा। जो दो आज महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई, एक आज जो डेवलपमेंट थी अब से कुछ देर पहले जो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उससे एक मैसेज तो साफ है, और वो मैसेज ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, और इसीलिए आज उन्होंने ये भी कह दिया, ये भी ऐलान कर दिया कि एनडीए जब तीसरी बार सत्ता में आएगी तो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास वो देखते ही बनता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं विपक्ष की बात करूं, विपक्ष के महागठबंधन की बात करूं, तो विपक्ष के महागठबंधन ने भी आज एक बड़ा ऐलान किया और अपना नया नाम, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता है INDIA, इंडिया, अपना नया नाम रखा। अब ये जो नया नाम रखा, ये जो इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई करने की जो विपक्ष की तरफ से कोशिश है, उसके भी इंपॉर्टेंट है, कई एस्पेक्ट हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा करके कांग्रेस ने एक तरह से आज यूपीए को तिलांजलि दे दी। ये कह सकते हैं कि यूपीए को आज पूरी तरह से यूपीए से पल्ला झाड़ लिया, तिलांजलि दे दी। अब इसके मायने एक ये हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, वो ये कि दरअसल यूपीए के नाम से कई तरह के करप्शन और कई तरह से अनिर्णय की स्थिति वाली सरकार की याद लोगों को आती है। इसलिए कांग्रेस को आज लगा कि यूपीए के नाम से किस तरह से पीछा छुटा लिया जाए। और ये जो इंडिया नाम आया है, हालांकि ये जो इंडिया नाम आया, इसको लेकर भी बड़ी दिलचस्प बात है। इस नाम को लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं। अभी सिर्फ नाम आया है, गठबंधन का ऐलान हुआ है, लेकिन यह नाम कहां से आया, इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से अलग अलग दावे हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है ये उसका आइडिया है, कांग्रेस कह रही है राहुल जी ने आइडिया दिया, और उधर कुछ लोग कह रहे हैं ये आइडिया ममता दीदी का था। तो आप सोचिए, एक नाम आता है और उस नाम को लेकर भी एकजुटता नहीं है और अपने अपने दावे हो रहे हैं। पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, आखिर इंडिया नाम क्यों? ये सोचा आपने, इंडिया नाम क्यों? दरअसल बीते कुछ सालों में जो देश की राजनीति जिस तरह से चली, भारत में 2014 के बाद हमने टुकड़े टुकड़े राजनीति देखी। कश्मीर को लेकर हमने देखा किस तरह के नैरेटिव सेट किए गए, और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में जो है कांग्रेस के एक नेता जाकर कहते हैं कि हमें सहयोग दीजिए ताकि मोदी को हम हटा सके। इन सब को लेकर बीजेपी बहुत हद तक विपक्ष को यह दिखा रही थी कि विपक्ष जो है वो दरअसल एंटी इंडिया है।
और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी एग्रेसिव है और बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो है डिगी हुई है, खड़ी हुई है अडिगता से। आज कहीं ना कहीं विपक्ष ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि देखिए, राष्ट्रीयता के मामले में हम बीजेपी से कम नहीं, हम हैं असली इंडिया। पर सवाल यह उठता है, अगर ये असली इंडिया की लड़ाई आई तो क्या ये लड़ाई राष्ट्रवाद पर आ गई है? अगर इंडिया की आड़ में, इंडिया नाम की आड़ में अगर होगी लड़ाई, तो क्या ये लड़ाई राष्ट्रीयता पर हो गई है? ये बड़ा सवाल है। आज इन सब सवालों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, जरा सुन लेते हैं कि विपक्ष की ओर से क्या क्या कहा गया जब विपक्ष की बैठक हुई। और आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के महागठबंधन पर किस तरह से जोरदार प्रहार किया था, जरा सुनिए। उसके बाद आज की डिबेट, आज की चर्चा को शुरू करेंगे। One name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. एनडीए तो अभी भी है, लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। चौबीस के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा, ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। इनकी एक ही विचारधारा है, एक ही एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है देश का विकास रोकना, अपने कुशासन पर पर्दा डालना और अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को रोकना। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है।
एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। तो यह आपने सुना किस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अब जो है सहनाएं सज गई हैं, अपने अपने दावे हो रहे हैं, एक दूसरे पर चौतरफा हमले भी हो रहे हैं। इसी को लेकर आज की डिबेट, आज की चर्चा होगी राष्ट्रीयता पर आई 24 की लड़ाई। क्योंकि अगर इंडियन नाम रखा है तो दरअसल इसके पीछे क्या सोच है, इस पर भी चर्चा करेंगे और तमाम सवालों पर करेंगे। क्या इंडियन नाम रखने से क्या राष्ट्रीयता की पिच पर विपक्ष जो है आकर लड़ना चाह रही है बीजेपी से, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज का जो सवाल है वो भी बता दूं, 2 टूक में मेरा आज का सवाल जो है जिस पर आज की डिबेट, आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप मेरा 2 टूक का आज का सवाल, इंडिया नाम से विपक्ष लड़ेगी अपनी लड़ाई, क्या 24 की जंग राष्ट्रीयता पर है आई? जी हाँ, सवाल एक बार फिर सुनिए, इंडिया नाम से विपक्ष लड़ेगा अपनी लड़ाई, क्या 24 की जंग राष्ट्रीयता पर है आई? ये मेरा सवाल। और मेरे साथ आज की डिबेट में 4 मेहमान जो है जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करा दूं। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक। राहुल लाल मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी मेरे साथ जुड़े हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी टीएमसी के प्रवक्ता हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार है, स्तंभकार है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। राहुल लाल जी आपसे शुरू करता हूँ। राहुल लाल जी, मुझे याद आ रहा है जब मुगल गार्डन का नाम बदला गया, जब संभाजी नगर का नाम बदला गया, तो कांग्रेस के नेताओं ने बहुत हल्ला मचाया था और बोला कि नाम बदलने से कोई चरित्र थोड़ी बदल जाता है, नाम बदलने की राजनीति है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, जो है अपना काम करिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। तो आज तो आप लोगों ने अपने गठबंधन का नाम बदल दिया, यूपीए को बिल्कुल तिरोहित कर दिया, और आज इंडियन नाम से क्या क्या छुपाना चाहते हैं आप इंडियन नाम के पीछे? बिल्कुल इंडिया नाम से कुछ छुपाने का प्रयास नहीं है, बल्कि पूरे विपक्ष की जो लड़ाई है वो देश के संवैधानिक मूल्यों के रक्षा के लिए वो लड़ाई है। देश के समक्ष जो पूरी लड़ाई है वो देश की जनता, जो 140 करोड़ की जनता है, उसके लिए लड़ाई है। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उससे लड़ने की लड़ाई है। इसलिए तो बिल्कुल जोश खरोश के साथ इस्तेमाल का ये लड़ाई तो पहले भी थी। राहुल जी एक मिनट रोक रहा हूं, सिर्फ ये लड़ाई तो पहले भी थी। तो आप पहले भी कहते थे देश बचाने की लड़ाई है, डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, तो फिर ये जो यूपीए से जो इंडिया हो गया, मैं तो यही पूछ रहा हूं कि जब बीजेपी की सरकार कहीं का नाम बदलती है तो सबसे पहले विरोध कांग्रेस की तरफ से होता है, विपक्ष की तरफ से होता है। आप कहते हैं नाम बदलने पर है, तो आज आप भी नाम बदल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नाम बदलने से कुछ फर्क तो पड़ता है जरूर। नहीं, यहाँ पे नाम नहीं, देखिए पहले काम करने की प्रवृत्ति रही। पूरे के पूरे 9 साल एक तरह से संघर्ष किया गया इस सरकार के, और इस सरकार से जो % बहुमत में सरकार है तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। आज हम लोगों ने देखा कि शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, बीच में ईडी को आदेश देना पड़ा कि आप अगले आदेश तक कार्रवाई ना करें छत्तीसगढ़ के मामले में। तो ये ऐसे उदाहरण से भरे पड़े हुए हैं देश भर में। तो इसलिए ये भारत के लिए लड़ाई थी और उसको अब सीधे सीधे घोषित कर दिया इंडिया सीधे। अब इसमें कहीं कोई दाएं और बाएं वाली बात नहीं है। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाएंगे कि कहा जा रहा था कि अकेला मोदी सब पे भारी। प्रधानमंत्री जी ने 9 फरवरी को संसद में कहा था कि पूरा विपक्ष एक तरफ में, अकेले एक तरफ, तो फिर 38 सहयोगियों की जरूरत कहां से पड़ गई?
वो सवाल भी पूछूंगा मैं, लेकिन मैं सिर्फ आज फिर जानना चाह रहा हूं आपसे, तीसरी और आखिरी बार कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे शायद जवाब नहीं हो। नाम बदलने से क्या बदल जाएगा? आपको लगता है नाम बदलने से जो है यूपीए का नाम, यूपीए नाम से क्यों छुटकारा चाहिए था कांग्रेस को? यूपीए के नाम में क्या नेगेटिविटी थी? कोई नेगेटिविटी नहीं थी। यूपीए 1, यूपीए 2 तमाम जो है वो भारत की जनतांत्रिक सरकारों के रूप में हमेशा गिनी जाएगी। लेकिन चूंकि देखिए यहां पे विपक्ष के तमाम दल मिले और वहां पे एक राय बनी, और राय बनी कि इसका नाम इंडिया कर दिया जाना चाहिए, इसका नाम बदला जा सकता है, कन्वेनर कौन हो, अध्यक्ष कौन हो, उस दृष्टि से नाम बदला गया। यूपीए से बचने के लिए कहीं कोई प्रयास नहीं है। अभी भी यही चर्चा पूरे चुनाव में कि यूपीए 1 और 2 की उपलब्धियां, अब बाकी एनडीए 1 और 2 की उपलब्धियां प्रधानमंत्री बताए, मामला तो उसी जगह पे रहना है। संविधान के सुरक्षा के लिए और देश की सुरक्षा, एकता अखंडता के लिए जो लड़ाई है उसी के लिए पूरी लड़ाई रहेगी। ओके डॉक्टर अजय आलोक, यूपीए से तो आप लड़ लेते, कांग्रेस से तो लड़ लेते, लेकिन अब इंडिया से कैसे लड़ेंगे? और वो कह रहे हैं कि अब तो ममता दीदी कह रही हैं कि अब इंडिया को देखते हैं कौन चैलेंज करता है। इंडिया को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। डॉक्टर अजय आलोक की आवाज नहीं आ रही, जरा उनकी आवाज ठीक कीजिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी डॉक्टर अजय बोलिए। हेलो। जी आ रही है आवाज आपकी। मैं कह रहा हूं कि इंडिया को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इंडिया अजय था, अजय है, अजय ही रहेगा। अब बात यह है कि कुछ लोगों ने अपना लंबा चौड़ा एक सेंटेंस बनाया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, और उसका समअप हो गया इंडिया। ठीक है भाई, बिल्कुल कर सकते हैं आप, इंडियन है, आप कुछ भी लिखिए, और ऐसा लंबा चौड़ा सेंटेंस बना के अगर उसका समअप इंडिया आता है तो उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हर हिंदुस्तानी ऐसा कर सकता है, उन्होंने किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? एक जमाना ये भी था अशोक जी, आपने भी सुना होगा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। क्या उस तरह का इंडिया चाहिए? डायनास्टी परिवारवाद जिससे हम ग्रसित हैं, क्या उसका इंडिया चाहिए? क्योंकि ये बनाने वाले जितने लोग हैं उसमें बहुतायत परिवारवादियों की है। करप्शन वाला इंडिया जिसको ये इंडिया इन्होंने बनाया है, उसमें ज्यादातर लोग बेल पे हैं। लालू यादव जेल से सजा काट के बेल पे हैं। आधे से 90% से ऊपर लोगों पे करप्शन के केसेस चल रहे हैं। क्या ऐसा इंडिया चाहिए? इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनको मुस्लिम तुष्टीकरण वाला इंडिया चाहिए। क्या ऐसा इंडिया चाहिए? इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनमें जातीयता का जहर घोलने वाले लोग हैं। क्या ऐसा इंडिया चाहिए? या इस आज की जो इंडिया बनाने वाले लोगों की बैठक है, इसमें तो ज्यादातर लोगों के स्टेटमेंट एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड्स हैं, जो टीवी पे चल चुके हैं, यूट्यूब पे हैं, सब कोई देख सकता है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि चीन में उनको सद्भाव दिखता है, तो ऐसा इंडिया चाहिए? जब राहुल गांधी विदेशों में जाके मदद मांगते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, तो विदेशी धरती से मदद मांगने वालों का इंडिया चाहिए? जब ममता बनर्जी कहती हैं कि कलकत्ता में मिनी पाकिस्तान है, उनके मंत्री खुलेआम कहते हैं, तो क्या ऐसा इंडिया चाहिए? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीग जब कहती है कि भारत में शरिया कानून चाहिए, हमें शरिया कानून चाहिए, केरला में धर्मांतरण खुलेआम करवाती है, क्या ऐसा इंडिया चाहिए? या कांग्रेस के उन नेताओं जैसा इंडिया चाहिए जो पाकिस्तान में जाके कह के आए थे कि मोदी जी को हटाना है, आप हमारी मदद कीजिए? तो ये आइडिया ऑफ इंडिया इनका है। तो इस आइडिया ऑफ इंडिया के लिए ये लड़ाई कर रहे हैं। हमारे आइडिया ऑफ इंडिया जो एनडीए का इंडिया है, वो एक समग्र भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत। हमारे आइडिया का इंडिया है कि हम देशभक्त, हम राष्ट्रवाद से प्रेरित भारत चाहते हैं। हमारे आइडिया का इंडिया ये है। हम इसको लेके जाएंगे जनता के पास, जनता चुनेगी किसके आइडिया का इंडिया चाहिए। लेकिन मेरे आइडिया का, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का आइडिया का इंडिया है राष्ट्रवाद और देशभक्त से प्रेरित भारत। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, जो अभी राहुल लाल कह रहे थे भाई, वो बार बार विपक्ष की तरफ से यही सवाल उठाया जा रहा है कि अचानक एनडीए की याद आ जाती है आप लोगों को, अचानक आप लोग जो है एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पटना की रैली के बाद जो है ये पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। पटना की रैली के बाद उसके जवाब में ये सब आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक में आप लोग। पैनिक हमें होना चाहिए अशोक जी कि इन लोग को होना चाहिए? आप देखिए, पटना की रैली हुई तो पटना की रैली के बाद प्रफुल्ल पटेल निकल गए, अजीत पवार निकल गए, उत्तर प्रदेश में अशोक राजभर निकल गए। आज की मीटिंग हुई है, संकेत ठीक नहीं आ रहे हैं।
लालू, नीतीश, तेजस्वी बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हुए चले गए, अखिलेश भी नहीं दिखे, तो मुझे तो संकेत यहाँ फिर ठीक नहीं लग रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं कहता हूँ, 2014 में भी एनडीए चुनाव लड़ी थी, हम लोग 282 पे थे, किसी की जरूरत थी, लेकिन तब भी हमने एनडीए के सारे सहयोगियों को मंत्रिमंडल में लिया, सरकार में लिया, क्योंकि इंक्लूसिव सरकार चलानी थी, एक समग्र विकास करना था जिसमें किसी भी क्षेत्रीय एस्पिरेशंस को हम नकारना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम साथ में ले। इसी क्षेत्रीय एस्पिरेशंस का नाम एनडीए है, जो न्यू डेवलपमेंट अलायंस जिसको कहते हैं, एस्पिरेशनल इंडिया, जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा। 2019 में बड़ा, उससे भी ज्यादा बड़ा बहुमत आया, 303 आए। हमने तभी कभी भी अपने सहयोगियों को नजरअंदाज नहीं किया, सबको साथ में लेके चले, क्योंकि हमारी सोच वही है। आप मुझे बताइए, 1984 तक कांग्रेस के पास संपूर्ण बहुमत वाली सरकार आई, आजादी के बाद से लेके, इमरजेंसी को हटा दीजिए, 77 के चुनाव, तो हर बार कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत में आई। क्या एक बार भी कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ या सहयोगियों को कभी केंद्र सरकार में उसने मौका दिया? नहीं, क्योंकि वहां परिवार पे शुरू होकर कहानी परिवार पे खत्म हो जाती थी। ओके, यहाँ परिवार नहीं है, यहाँ कहानी राष्ट्र से शुरू होती है और राष्ट्र ओके। आपके परिवार के लोग कितने बचे वो तो आप देख लीजिए। अकाली दल आज आपके साथ नहीं है, उद्धव ठाकरे आपके साथ नहीं है, नीतीश कुमार आपके साथ नहीं है, और आप कह रहे हैं कि जो पूरे के पूरे जो 1998 में स्थापित हुआ था उस समय ममता बनर्जी आपके साथ नहीं है, और आप कह रहे हैं कि तमाम लोग जुटे हुए हैं। तो देखिए, आप प्रशंसा करने के लिए आप स्वतंत्र, आप करते रहिए, अपनी पार्टी के प्रशंसा का गुणगान करते रहिए, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है वो कहीं कहीं एनडीए गठबंधन, अगर आज उसकी बैठक पहले आप अपना विपक्षी गठबंधन को नहीं पड़ेगा, विपक्षी गठबंधन। ओके, आपने टिप्पणी की। ओके, जवाब सुन लीजिए, फिर मैं शिवम प्रकाश जी के पास जाऊंगा, वो जवाब देना चाह रहे हैं। आप बोलिए डॉक्टर जयाल। ये कहें कि ममता हमारे साथ थी, ठीक है, उद्धव ठाकरे हमारे साथ थे, ठीक है, नीतीश कुमार हमारे साथ थे, ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आज का आपका इंडिया में एनडीए वाले ही लोग हैं? एनडीए से इंडिया बना है, इसका मतलब कि स्वार्थ के कारण सहयोगी दल नहीं रहे, मैं तो ये कह रहा हूं। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है आपका? मैंने भी आपको एक बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मेरा साफ कहना है कि आपके आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। जो मैंने कहा है आपके आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में, उस पर थोड़ी अपनी टिप्पणी दे दीजिए। क्या ये गलत है कि उसमें सजा याफ्ता नहीं है? क्या ये गलत है कि लोग उसमें बेल पे नहीं है? क्या ये गलत है कि उसमें करप्शन के केसेस नहीं है? क्या ये गलत है? और उसके बाद आप कहते हैं कि साजिश हो रही है, ईडी सीबीआई लगा दिया। अरे भाई, जब आप करप्शन करेंगे तो ईडी सीबीआई नहीं पकड़ेगी तो कौन इटली से आके पकड़ेंगे लोग? ओके, मैंने अभी तक कटाक्ष नहीं किया इंडिया का। अगर मैं चाहता तो मैं ये भी कह सकता हूं, इटालियन नेपोटिज्म, डिवाइसिव, और फिर आई से ले लीजिए अपना इंटरेस्ट, और ए से ले लीजिए अलायंस। ये भी बना दीजिए, ठीक है। इंडिया अलग है, 24 में देखेंगे किसके आइडिया ऑफ इंडिया पे लोग बिल्कुल आइडिया ऑफ इंडिया पे सच्चाई है। राहुल जी सच्चाई ये है कि भारत माता की जय के उद्घोष से आप लोग इतने डर गए हो कि इसी बिल्कुल नहीं डरे हैं आप लोग। राहुल जी मैं खत्म कर दूं, इंपेशेंट मत होइए। सच्चाई ये है कि जब हम बोलते थे शाइनिंग इंडिया, जब हम बोलते थे स्टार्टअप इंडिया, जब हम बोलते थे एनेबल इंडिया, जब हम कहते थे सेल्फ रिलायंट इंडिया, जब हम कहते थे इनोवेटिव इंडिया, तब आप लोग ऐसे चिढ़ते थे जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया गया। बिल्कुल, आज उसी इंडिया की शरण में जा रहे हैं। राहुल लाल, देखिए राहुल लाल, राहुल लाल, मैं शिवम प्रकाश जी को ले, क्योंकि यही देखिए इंपॉर्टेंट बात है जो अभी अजय आलोक जी ने कही, और मैं यही कह रहा हूं कि दरअसल ये जो भारत माता की जय करके बीजेपी जिस तरह से राष्ट्रवाद के मुद्दे पर खेली है, और कहीं ना कहीं विपक्ष को दिखाने की कोशिश की है कि विपक्ष जो है भारत के हितों के खिलाफ जाकर बोलता है, कहीं उसके जवाब में तो ऐसा नहीं है कि दरअसल जो है इंडिया नाम के पर जो है लड़ाई लड़ी जा रही है। शिवम प्रकाश पुरोहित जी, कहीं ये कारण है कि भाई आप लोग को भी लग रहा था कि बीजेपी से ज्यादा अपने आप को प्रो इंडिया साबित करें, मतलब आप बीजेपी की पिच पर जा रहे हैं, राष्ट्रीयता की पिच पर जा रहे हैं आप खेलने के लिए, आप उनको वहां चुनौती देने जा रहे हैं। अब ये चुनौती उनकी पिच पर जाके कितनी दे पाएंगे, वक्त बताएगा। देखिए, हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है, यही हमारी भावना है। यूनाइटेड, यूनिटी इनटू डाइवर्सिटी, सब फेडरल स्ट्रक्चर को बना के रखना, यही तो भारत है। संघीय ढांचे को बना के रखना, यही तो भारत है। भारत क्या है?
तो आज ये जो सोच निकली है, एक तरफ एक सरकार ऐसी बैठी है जो ये बोलती है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकार नहीं है वहां पे हम दंगे कराएंगे, वहां पे हम फसाद कराएंगे, वहां पे आप उनके बकाया पैसे वापस नहीं देंगे, उनके साथ सौतेला व्यवहार करेंगे। और एक तरफ ऐसी सोच है जो देश को एकजुटता में, देश को, संविधान को बचाने की बात करती है। देश के अंदर में इस तरह का माहौल कभी नहीं था। ये जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं टीवी पर्दे पर आकर, इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। इस विचारधारा ने, एक तरफ वो विचारधारा है, एक तरफ आइडिया ऑफ इंडिया है। हमारी आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? हमारी आइडिया ऑफ इंडिया है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर व्यक्ति को खाने के लिए अनाज मिले, हर व्यक्ति, किसानों की जो मांग है, वो किसानों आज इतनी मेहनत करते हैं, किसान जो मजदूर भाई है, उनकी बात सुनी जाए। ये आइडिया ऑफ इंडिया है। आइडिया ऑफ इंडिया ये नहीं है कि आप किसी अडानी को ला करके सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट बनाते हैं हमारे पैसों से, जनता के पैसों से, और उन्हें बेच देते हैं। तो ये आइडिया, एक तरफ संगठन है 38 में 2 घट रहे हैं, अली बाबा 40 चोर हो जाएंगे। एक तरफ वो है जो बोलते हैं, प्रधानमंत्री आकर के, मुझे बोलने में खराब लग रहा है कि वो मेरे भी प्रधानमंत्री है, वो इस देश के प्रधानमंत्री है, जो अपने प्रचार करने के लिए जब जाते हैं बोलते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर में फलाने लोग 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और उन्हीं लोगों को आप अपने 3 दिन बाद में उनको फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना देते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या आपकी कमजोरी है? पर शिवम प्रकाश जी, एक चीज आप जो अपना आइडिया ऑफ इंडिया बता रहे हैं, आपके आइडिया ऑफ इंडिया से जो है सीपीएम सीपीआई तो वो आपके आइडिया ऑफ इंडिया से सहमत नहीं है। उन्होंने, सुन लीजिए इस, क्योंकि दर्शकों को भी जानना चाहिए कि जैसे ही इस बैठक से बाहर आए हैं, उससे पहली जब बैठक हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, बार बार मैं पश्चिम बंगाल का जिक्र करता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पहली बैठक हो रही थी पटना में, जिस वक्त बैठक हो रही थी, ठीक उसी वक्त अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि ये आइडिया ऑफ इंडिया की बात करने वाली टीएमसी जो है लुटेरों की पार्टी है। आज आप आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। आज सीपीएम और सीपीआई ने अलग कर लिया है, कहा कि हम टीएमसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे बंगाल में, हम उनके साथ नहीं जाएंगे, साफ ऐलान कर दिया उन्होंने। कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जब बड़ी लड़ाई होती है ना, तो छोटे मोटे मुद्दे और छोटे मोटे लोगों की, नहीं तो आइडिया ऑफ इंडिया तो एक होता नहीं। मेरा सवाल समझिए, मेरा सवाल शिवम प्रकाश जी, मेरा सवाल समझिए ना। आइडिया ऑफ इंडिया आपका और सीपीएम सीपीआई का आइडिया ऑफ इंडिया अलग अलग है। नहीं, अधीर रंजन चौधरी का आइडिया ऑफ इंडिया अलग है। फिर किस बात की एकता है? चौधरी का मैटर जो है वो कांग्रेस पार्टी का मैटर है। कांग्रेस पार्टी उसमें अपना विचार मंथन करेगी, क्योंकि आज मैडम सोनिया गांधी, उनकी जो सीनियर, सबसे सीनियर है मल्लिकार्जुन जी खड़गे, वो हमारी माननीय मुख्यमंत्री, हमारी ममता बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी को 3 जन्म लेने पड़ेंगे ममता बनर्जी जितना संघर्ष करने के लिए। उन्होंने जो जंगल किया है, नो आईडी नो वोट की मांग, आज देश के अंदर में हम लोग जो वोटर कार्ड लेके जाते हैं ना, इसके लिए मार खाया है ममता बनर्जी ने। तो उन वामपंथियों को तो तकलीफ होगी, ममता बनर्जी गड़बेता के अंदर में उनको दिक्कत होगी। हमने तो मिला है, आप तृणमूल कांग्रेस बढ़ी है, तो पश्चिम बंगाल में जो लोग सीपीएम का झंडा पकड़ते थे वो बाद में तृणमूल में भी आए हैं, तो उनका स्वागत किया गया। हमने तो बदले की भाव, उनके मन में अगर जहर है वो लड़े, मगर बंगाल में हमारी नेतृत्व काफी है। देखिए, ये जो लड़ाई है ना, अलग अलग राज्यों के अंदर में जो शीर्ष नेतृत्व है वो मिलकर के आपस में तय करेंगे। और आपको देख, मैंने आपके डिबेट में पहले भी कहा है, अब की बार 300 पार, तो अब की बार 300 पार होगा। चलिए, वो तो वक्त बताएगा। 300 पार अब की बार, वो ठीक है, 300 पार करके आएंगे। और ये जो तानाशाह की सरकार बैठी है, अजय आलोक जी हंस रहे हैं, देखिए इनको भी पता है। देखिए, पाकिस्तान में जब 200 रुपए टमाटर हुआ था, टीवी चैनलों में डिबेट लगती थी कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया, और भारत में वही काम होता है, तब हम लोग उसकी बात नहीं करते हैं। महंगाई की कोई बात नहीं होती है। अच्छा। हमारे पास मणिपुर जल रहा है, 75 दिन से ऊपर हो गए, मणिपुर जल रहा है। वैसे बंगाल भी जल रहा है सर। नहीं, बंगाल भी जल रहा है। 55 आंकड़ा 55 का है सर। 55 मौतें हो चुकी है। जब आपने, सुनिए, जब मैंने और आपने आखिरी बार डिबेट की थी बंगाल पे, तब तक 42 मौतें हुई थी। आज 55 मौतें हो चुकी हैं, तो हम उस पर भी चर्चा आज नहीं कर रहे हैं। अगर आप मणिपुर में, हम उस पर भी चर्चा, 1 मिनट रुकिए राहुल लाल, हम उस पर भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो मुझे चर्चा उस पर भी करनी पड़ेगी, लेकिन 1 मिनट, मैं विषय पर आ जाता हूं। सुनिए, मैं विषय पर आ जाता हूं, क्योंकि आपके अपने अपने वो सबके विषय हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मणिपुर उठाएं, आप टमाटर उठाएं, आपको लगता है टमाटर से जीत जाएंगे तो आप टमाटर उठाइए, उसका स्वागत है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर टमाटर से आपको लगता है, नहीं सर, मेरा आपको उठाना चाहिए अशोक जी, आपको। सर मैं तो महंगाई के मुद्दे पर भी डिबेट कर चुका हूं। और टमाटर, और सुनिए सर, शिवम प्रकाश जी, टमाटर के दाम आपको परेशान करते हैं, हमें भी परेशान करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
कि ये टमाटर प्याज, मुझे लगता है, और मैं सिर्फ एक पर्सनल टिप्पणी इसलिए क्योंकि आपने मुझे कहा मुझे उठाना चाहिए, मुझे लगता है देश अब उन चीजों से ऊपर उठ चुका है जब यहां पर प्याज के, सुनिए सर पूरी बात, मेरी पूरी बात तो होनी सर, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए सर, मेरी पूरी बात हो, मेरी टिप्पणी पूरी हो जाने दीजिए सर, मेरी पूरी टिप्पणी हो जाने दीजिए सर, मेरी टिप्पणी पूरी होना प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने इस देश में पत्रकारिता करते हुए ये देखा 2-2 सरकारों को प्याज के दाम पर सरकारें चली जाती थी। आज जो है प्याज, टमाटर, लोग ये समझते हैं कि ये मौसमी चीजें हैं, बरसात आएगी, बाढ़ आएगी, इनके दाम बढ़ेंगे और उसके बाद 1 महीने बाद फिर यही टमाटर 15 रुपए 20 रुपए किलो मिलेगा। ये बात सर प्लीज आप टमाटर, एक मिनट सर, नहीं आप विषयांतर कर रहे हैं सर, प्लीज शिवम प्रकाश जी आप विषयांतर कर रहे हैं, मुझे टमाटर पर डिबेट करने से कोई चिंता नहीं है। अगर आपको लगता है शिवम प्रकाश जी, अगर आपको लगता है टमाटर इंपॉर्टेंट था तो आप अपने गठबंधन का नाम टमाटर रख लेते। अगर आपको लगता है उससे चुनाव जीत सकते थे, फिर इंडिया क्यों रखा? टमाटर रख लेते ना, टमाटर रख के आप अपना गठबंधन TOTA टमाटर रख के लड़ते। अगर आपको लगता है टमाटर से चुनाव जीतते, आपको भी पता है टमाटर से चुनाव आप नहीं जीतेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं राष्ट्रीयता के मुद्दे पर आप लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं राष्ट्रीयता के मुद्दे पर आप लड़ रहे हैं। अब रुकिए, मुझे डिबेट को लाने दीजिए पटरी पर, ठीक है? मैं फिर कह रहा हूं आप टमाटर रख लेते अपने गठबंधन का नाम, मैं टमाटर पे डिबेट करता, लेकिन अवधेश जी ओके सर, ओके सर, ओके अवधेश जी, क्या ये विपक्ष जो है बीजेपी के पिच पर जाकर बैटिंग कर रहा है? देखिए ऐसा है कि बीजेपी के पिच पर ये जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ये तो नहीं, इंडिया नाम रखना वो तो साफ है कि उनको लग रहा है हम ज्यादा राष्ट्रवादी हैं, हमें बताना है आप इंडिया से आप कैसे लड़ लोगे। देखिए ऐसा है कि बीजेपी के पीछ पर जाने के लिए फिर बीजेपी के अंदर घुस के बीजेपी को समझना जो 100 साल के किसी संगठन का काम है, उसके अनुसार समझ के काम करेंगे तभी होगा। बीजेपी 100 साल नहीं है सर, हावी है। नहीं, इसको दूसरे रूप में, दूसरे रूप में, ठीक है। इसको मैं इस समय नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस विपक्ष पर इतना हावी है कि उस हावी के कारण उसने उसका एक यही स्वरूप समझा है कि अरे अगर हमने इंडिया नाम रख लिया तो नरेंद्र मोदी जो इंडिया फर्स्ट बोलते हैं वो फिर कैसे बोलेंगे? जब वो इंडिया फर्स्ट कहेंगे तो हम लोग कहेंगे देखो हमको फर्स्ट कर रहे हैं। तो ये जो मतलब सतही सोच है ना, इसको मैं कहता हूं सतही सोच। बीजेपी की पीछ पर बीजेपी के साथ लड़ने का मतलब यह है कि फिर बीजेपी के उस गहराई को, जहां से यह पार्टी निकली, आप उसके आलोचक होइए, जिस संपूर्ण विचारधारा से निकली उसको समझ के उसके अनुरूप कुछ चीजें लेके आना, पहली बात तो यह है। दूसरा मेरा कहना यह है कि क्या कोई देश, कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, कोई गठबंधन स्वयं को, मैं तो इसे इंडिया लिखता नहीं हूं, भारत लिखता हूं, लेकिन जो लोग इंडिया मानते हैं स्वयं को इंडिया कहने का ये घमंड और ये इसमें क्या क्या परिलक्षित होता है? आप स्वयं को क्या मानते हैं कि आप इंडिया हैं और बाकी सामने जो दूसरी पार्टी और दूसरा गठजोड़ है वो क्या है? वो एंटी इंडिया है क्या? तो ये भी सवाल उठेगा कि कैसी सोच से भाव निकला है, कुछ और भी रखा जा सकता था। अरे सुनिए सर, गर्व होना चाहिए। राहुल लाल जी आप जो बोल रहे थे, नहीं सुनिए अवधेश जी आप बोलिए, लेकिन राहुल लाल जी गर्व इंडिया पे सबको है, गर्व, लेकिन इंडिया नाम आप रख लेंगे तो उससे ये नहीं है कि आप पर गर्व हो जाएगा। आपका नाम राहुल लाल है लेकिन आप राहुल गांधी नहीं है। नहीं, आपका नाम राहुल लाल है, राहुल गांधी नहीं। कोई व्यक्ति अपना नाम रख सकता है, लेकिन एक राजनीतिक गठजोड़, पश्चिम बंगाल में कोई गठजोड़ कहे कि हम बंगाल हैं। एक छोटी सी टिप्पणी कर रहा हूं, एक छोटी सी टिप्पणी। राहुल लाल, एक मैंने बहुत अच्छी टिप्पणी सुनी, किसी ने आज ये टिप्पणी करके कहा कि इंडिया नाम रख दिया है अपने गठबंधन का, और इसी तरह से राहुल गांधी जी का नाम वो प्रधानमंत्री रख दें तो फिर वो जो है, फिर आपकी ये भी मंशा पूरी हो जाएगी, राहुल जी प्रधानमंत्री हो गए। तो नाम रखने से कोई इंडिया नहीं हो जाता और नाम रखने से कोई प्रधानमंत्री नहीं हो जाता। ये बहुत दुर्भाग्य है। अरे एक सेकंड के लिए भाई, राहुल लाल आप बोल रहे थे, मैं बोल नहीं, आप जानते ही हैं कि मेरी भी आवाज है। देखिए जो इसमें जो भाव निकल रहा है इस समय, आइडिया ऑफ इंडिया की बात थी। मैं पूछ रहा हूं कि पटना का प्रेस कॉन्फ्रेंस और बेंगलुरु के प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी भी एक नेता ने अगर कहा हो कि हमारा आइडिया ऑफ इंडिया का ये पॉजिटिव भाव है तो मुझे बता दीजिए। आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए,
पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल इतना है कि हमको भाजपा को और एनडीए को कैसे हराना है, हमको उसमें क्या करना है, ये केवल रणनीति की बात हो रही थी। एक नेता ने भी खड़ा होकर, चाहे ममता बनर्जी का भाषण हो, किसी का भी आप देख लीजिए, वहां नहीं आया है। तो ये जो विचार आपको अगर यही लाना है तो आप सामने एक पैरेलल आइडियोलॉजी तो लेके आते ना। इतनी तैयारी हो रही है, देश भर के सारे एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवी, सुनिए ना जी, वो पैरेलल आइडियोलॉजी तो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें अभी स्वयं प्रकाश जी ने कहा कि भाई जिसमें केंद्र जो है, केंद्र और राज्यों, वही तो कह रहा हूं, अब अगली बात पर वही आ रहा था। देखिए ऐसा है कि ये देखिए विपक्ष को पूरा अधिकार है नरेंद्र मोदी एनडीए के विरुद्ध मोर्चा खड़ी करे, उनको हराने के लिए काम करे, वो सब ठीक है। लेकिन जो गुणात्मक अंतर हुआ है कि नरेंद्र मोदी के साथ जो पार्टियां नेता आ रहे हैं उनके मन में यह भाव है कि इनके साथ जाने से हम भी चुनाव जीत जाएंगे। जो विपक्ष में आ रहे हैं वो मान रहे हैं कि भले हम दूर विरोधी हैं लेकिन थोड़े दिन साथ आके, क्योंकि अगर इसको नहीं हटाया तो भविष्य में हमारी राजनीति रहेगी कि नहीं रहेगी। तो एक भय के कारण, क्योंकि जनता नकार सकती है, तो आप नकारात्मक दृष्टि से आ रहे हैं। तो दोनों में एक गुणात्मक अंतर इस समय दिखाई दे रहा है। और दोनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, नरेंद्र मोदी का भाषण देख लीजिए। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पूरा आइडिया बताया कि हमारा सामाजिक न्याय क्या है, उसमें गरीब कैसे है, महिलाओं की क्या स्थिति है, विकास की अवधारणा क्या है, हमारी विदेश नीति क्या है, हमने पॉलिटिक्स में विरोधियों के साथ कैसा व्यवहार किया, विरोधियों के सरकार। तो उसके समानांतर क्या इस देश ने विपक्ष के इतने नेताओं को इस प्रकार से कोई भी बात कहते हुए सुना है? और उसके बावजूद नहीं, जो मैं अंतिम बात कह रहा हूं कि यह केवल विपक्ष के राजनीतिक गठजोड़ नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसके पीछे देश और दुनिया की वो सारी शक्तियां हैं जिनका एक ही लक्ष्य रहा है कि इस देश से केवल बीजेपी की सरकार को हराना नहीं है, बीजेपी और आरएसएस को इतना निष्प्रभावी करना है कि वो एक्टिव नहीं रख सके। उसमें एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ हैं, संगठन है, बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, आइडियोलॉग हैं, जो सारी आइडिया दे रहे हैं और नेताओं को कह रहे हैं कि आप लोग मिलो, पीछे पड़े हो। इसके बावजूद ये इंपॉर्टेंट बात है जो अभी आप कह रहे हैं। मैं स्वयं प्रकाश जी आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर अजय आलोक आपके पास आता हूं। स्वयं प्रकाश जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये अगर आज लोग कंपैरिजन करें, सही बात है, नाम तो रख लिया लेकिन नाम एक अलग, पर आज लोग कंपैरिजन करें कि आप ये जो विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो स्पीच अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई, वो एक आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। आप लोग वहां पे सिर्फ नारे लगाते दिखते हैं, मोदी को हराना है। वहां पर एक नेगेटिव हुआ है, राहुल गांधी हो या फिर खड़गे जी हो या ममता जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, सबके निशाने पर नरेंद्र मोदी, और सबने कहा, नारा एक दे दिया, हाँ भाई चक दे इंडिया का विरोध कैसे करोगे, इंडिया का जीतेगा इंडिया, उसका विरोध कैसे। नारों से थोड़ी देश जीते जाएंगे। आइडिया ऑफ इंडिया आपका है क्या? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं नजर आया। देखिए ये सब धीरे धीरे आपको पता चलेगा आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। आइडिया ऑफ इंडिया जो था, जो पहले था, ये जो सरकार आई 2014 में, इसके पहले जो आइडिया लाएगा देगा कि आगे से ये बोलो। बोलिए। अरे क्या बिल्कुल, मुझे तो पूरा आइडिया ऑफ इंडिया विपक्ष के नेताओं में सुनाई दे रहा था, आपको नहीं सुनाई दे रहा है। अरे आप बताइएगा राहुल लाल जी, एक मिनट स्वयं प्रकाश जी को बोलने दीजिए, फिर आपसे मैं बताऊंगा कि मैं आपसे एक मिनट अवधेश जी रुकिए, स्वयं प्रकाश जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए आइडिया ऑफ इंडिया जो भी है, आइडिया ऑफ इंडिया हमारा इतना ही था। हमने क्लियर कट कहा है कि देश के अंदर में, देखिए 2014 के पहले एक लोकतंत्र स्थापित था देश के अंदर में, उस लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। कभी आप बंगाल को विभाजन की बात करते हैं, कभी आप देश के अंदर में जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांटते हैं। ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं चलेगा। अवधेश जी आप बीच में मत बोलिए। देखिए आपने पत्रकार है अवधेश जी मेरी बात सुनिए। अवधेश जहां हाईकोर्ट को कहना पड़ा, आप चुनाव आयोग को जिसको सर्टिफिकेट देते हैं उसको बोलिए कि हमारे फैसले पर उनकी जीत हार निर्भर करेगी, और वहां लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जहां विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा नहीं हो सकता है सर, आप उसको लोकतंत्र कहते हैं। नहीं, क्या बात कर रहे हैं अशोक जी? पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने, अगर ये लोकतंत्र है कि एक विरोधी चुनाव जीतने के बाद लोग राज्य छोड़ के बाहर भाग के रह रहे हैं कि जाएंगे तो मार दिया जाएंगे, जहां एक भाजपा के कार्यकर्ता को पेशाब पिला दिया जाता है घर में बंद करके, और वो लोकतंत्र की भावना बात हो रही है। आने वाले समय में चुनाव में यह विषय उठेगा, ये उठेगा कि क्या यही लोकतंत्र है? क्या पश्चिम बंगाल का मॉडल जहां विरोध करने वालों के लिए दो ही रास्ते हैं? एक मिनट अवधेश जी स्वयं प्रकाश जी, एक मिनट सुनिए, एक मिनट स्वयं प्रकाश जी मैं आ रहा हूं आप ही के पास। अवधेश जी रुकिए प्लीज। स्वयं प्रकाश जी देखिए, मैंने आइडिया ऑफ इंडिया की बात करी, आप लोकतंत्र से शुरू हो गए।
आप आइडिया ऑफ इंडिया जरूर बताएं, लेकिन ये बात सच है। नहीं, जब तो नहीं, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। शिवम प्रकाश जी, देश में डेमोक्रेसी नहीं रही। आप लोग पंचायत चुनाव जीतेंगे, विधानसभा चुनाव जीतेंगे, 55 लोगों की वहां हत्या हो जाएंगी, और आप लोग कहेंगे आपका आइडिया ऑफ इंडिया ये है कि मोदी के इंडिया में लोकतंत्र नहीं है। तो ये बात लोगों को हजम नहीं होती सर। आपको रियल बताइए ना, आपका आइडिया ऑफ इंडिया रियल बताइए क्या है। मोदी वर्सेस इंडिया। हाँ, मोदी, एग्जैक्टली, मोदी वर्सेस इंडिया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं मोदी वर्सेस इंडिया, ये आइडिया ऑफ इंडिया है। ठीक है, ओके, आपका आइडिया ऑफ इंडिया ये है, मोदी वर्सेस इंडिया। ओके, डॉक्टर अजय आलोक वो कह रहे हैं आइडिया ऑफ इंडिया ये है, मोदी वर्सेस इंडिया, ये आइडिया ऑफ इंडिया है विपक्ष का। मतलब मुझे बोलने मत दीजिए। चलो एक मिनट, आप बोलिए सर। अरे आपने मुझे बोलने नहीं दिया। पहले देखिए आप एक मिनट आप बोलिए। शिवम प्रकाश जी बोलिए, शिवम प्रकाश जी बोलिए, आपने कहा। हाँ बोलिए। नहीं, मेरी बात खत्म होने दीजिए। आइडिया ऑफ इंडिया की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से तानाशाही, देखिए वरिष्ठ पत्रकार बैठे हंस रहे हैं। ये बंगाल के अंदर में, इनको बंगाल की चिंता बात हो रही है पूरे देश की। ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है। ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर में आज तक देश के अंदर में जो जीडीपी है उसकी बात ये कभी नहीं करेंगे। जब नोटबंदी हुआ तो क्या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के हुआ था क्या? रात को 8 बजे आए प्रधानमंत्री, नोट बंद, फिर नोट चालू किए, फिर 2000 का नोट बंद। ये देश ऐसे चलता है क्या बोल रहे हैं? नहीं चलता है देश ऐसे नहीं चलता है। ये जो एक तानाशाह हो गया, चलिए ओके। आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब है केवल अपना कुछ नहीं है, केवल सरकार का। आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब है, अरे रुकिए प्लीज, एक एक करके। यहाँ पर आइडिया ऑफ इंडिया, सबके पास इतने आइडिया है, लेकिन फिर भी जो आइडिया है। एक मिनट अवधेश जी प्लीज, अवधेश जी रुकिए एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ सबके पास इतने आइडिया है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं क्लियर हो रहा आइडिया ऑफ इंडिया है क्या। मैं यही कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, मेरे पास आइडिया ऑफ इंडिया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डेमोक्रेसी नहीं है, ये आइडिया ऑफ इंडिया क्या। तो फिर राहुल गांधी जो कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, वो तो कहते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। तो अब राहुल गांधी बाहर जाके यही करेंगे, इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। मुझे ये भी देखना है। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक को कह रहे हैं मोदी वर्सेस इंडिया, ये है असली आइडिया ऑफ इंडिया। और एक्चुअल में शिवम प्रकाश जी ने जो कहा वही आइडिया ऑफ इंडिया, क्योंकि ये गठबंधन जो है, सबको मालूम है गठबंधन का मूल भाव जो है मोदी को हराना है, हटाना है। 2021 में जब ममता बनर्जी चुनाव जीती तो डेमोक्रेसी जिंदा था, ठीक है ना, और भारतीय जनता पार्टी 77 पे आ गई, और हमने टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी को क्रश कर दिया, क्योंकि बंगाल की जनता ममता के साथ है, लोकतंत्र यहाँ जीवित है। हिमाचल हमारे लोकतंत्र बिल्कुल जीवित था, कर्नाटका हमारे लोकतंत्र जीवित है, कोई दिक्कत नहीं है, ईवीएम भी सही है, बैलेट पेपर की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ खुद की हार होने लगती है तो वहाँ लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, ईवीएम खराब है, बैलेट से चुनाव चाहिए। पंचायत चुनाव में हिंसा करके हमारे अभी तक बंगाल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को इन लोगों ने मार दिया है। इनके हिसाब से ये ठीक है। उसको कंपेयर करते हैं मणिपुर से, एथनिक क्लैशेस को कंपेयर करते हैं ये टीवी शो पे पॉलिटिकल किलिंग से। ये तो इनकी सोच है, ये है इनका आइडिया ऑफ इंडिया। जिम्मेदारी किसकी बनती है? ठीक है, मोदी वर्सेस आइडिया इंडिया नहीं, मोदी वर्सेस इंडिया ऑफ डायनेस्ट, मोदी वर्सेस इंडिया ऑफ डायनेस्ट, मोदी वर्सेस इंडिया ऑफ करप्ट, मोदी वर्सेस इंडिया ऑफ अपीजर्स। लड़ाई इसकी होगी, लड़ाई इसकी होगी। स्वयं प्रकाश जी, स्वयं को देखिए शीशे में, अपने आप को जवाब देना पड़ता होगा। आपको शर्म नहीं आती है बोलते हुए? बंगाल में ममता दीदी की कार्ड बनवाती थी, नो कार्ड नो वोट। एक ब्रेक लेकर आ रहा हूँ, एक ब्रेक लेकर आ रहा हूँ, एक एक करके बोलेंगे, मैं एक ब्रेक लेकर आ रहा हूँ। नो वोट, और अभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या का कार्ड बनवाते फिर रही है। ओके, एक ब्रेक लेकर आ रहा हूँ, एक ब्रेक लेकर आ रहा हूँ, मैं रुकिएगा, एक ब्रेक लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया की बात चल रही है। आइडिया ऑफ इंडिया पर जरूर लड़ाई हो, लेकिन इंडिया पर तो लड़ाई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया ये है क्या, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि इंडिया के पीछे आइडिया ऑफ इंडिया क्या है ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया जरूर, जो शिवम प्रकाश जी कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस ऑल, यानी मोदी वर्सेस इंडिया, लेकिन ये इंडिया क्या मोदी वर्सेस है ये भी समझना है। क्योंकि 2024 में 2019 में लगातार मोदी की लोकप्रियता भी बढ़ी है, ग्राफ भी बढ़ा है। ये भी समझना जरूरी है कि 24 में क्या नरेंद्र मोदी को हरा पाएगा विपक्ष, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है? इस पर बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना,
उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। बात कर रहे हैं, आज वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रीयता पर आई है क्या 24 की लड़ाई, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने नाम रखा अपने गठबंधन का, हालांकि इस गठबंधन पर आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार हमला किया था। बात यह भी है कि उसके बाद शाम को एनडीए की भी बैठक हुई, तो 24 को लेकर कुल मिलाकर रणनीति जो है वो सामने आ रही है। लेकिन एक बात बार बार उठती है और वो बात यह भी है कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, अगर आप कहते हैं मोदी वर्सेस इंडिया, तो नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एक चेहरे की तलाश है, लेकिन विपक्ष के पास वो चेहरा अब तक जो है दिखा नहीं है। राहुल लाल जी, दूल्हा कौन है, बार बार सवाल आ रहा है। ये सवाल चलेगा अशोक जी, हम लोग संसदीय लोकतंत्र में, ये सवाल चलेगा, ये लालू जी ने उठाया जो सवाल चलेगा, लालू जी का सवाल बड़ा पहले दूल्हा होना चाहिए। अशोक जी, संसदीय लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनने के बाद जनता तय कर लेती है कौन होगा दूल्हा। 2004 का इलेक्शन याद है ना हम लोगों को, उस समय एक तरफ जो है कि सीधे सीधे अटल बिहारी वाजपेयी उनका नाम था, दूसरे तरफ किसी का नाम नहीं था, फिर भी जनता ने फैसला कर दिया। तो वो कोई चिंता की बात नहीं। चिंता की बात तो यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जो चीजें कहते हैं, जो तमाम आरोप विपक्ष पे लगाते हैं, अगर दिखता है, वो कहते हैं कि विपक्ष में जातिवाद की राजनीति होती है, वंशवाद की राजनीति होती है। आपने अगर वहां पे पशुपति पारस को अपने गठबंधन में शामिल किया है, चिराग पासवान को अपने गठबंधन में शामिल किया है, तो वो कहां से आ रहे हैं? तमाम आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो है कि राजभर को शामिल किया गया, पिता पुत्र। ओके राहुल लाल, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन जितना मैं आपकी आवाज को, जितनी आपकी बात समझ पाया, मैं उसको लेकर जल्दी से डॉक्टर अजय आलोक, वो कह रहे हैं कि जातिवाद हो, बाकी सब चीजें, वो सब बीमारियां तो आपके यहाँ भी दिखती हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने बार बार अटैक किया। वो आज चिराग पासवान है, वो कह रहे हैं वो भी तो एक जाति के हिसाब से एक आप लोग भी अपने जातिगत समीकरण बैठाने के लिए जो है एनडीए को आप बढ़ा रहे हैं। तो फिर ये सब ये कहना कि विपक्ष में जातिवाद है, विपक्ष में इस तरह की चीज है, करप्शन। आपके तीनों जी, आपके तीनों पैनलिस्ट हैं, आप खुद भी हैं, जरा आप बता दीजिए मुझे कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। अगर मैं परिवारवाद कहता हूं तो इसलिए कहता हूं कि मुझे पता है कि टीएमसी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे कोई परिवार से आए कहीं से होगा, एनसीपी का कौन होगा मुझे पता है। और एक बात और बता दो, एक बात और बता दो, इस परिवारवाद का मल्लिकार्जुन कौन से परिवार से एक बनर्जी का नाम भी नहीं लिया, इतना चिल्लाने। राहुल लाल जी आप क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? आप राहुल गांधी हैं, आप विश्लेषक सुनिए भाई, अपनी बात आपने कर ली। एक मिनट, आप तो कांग्रेस प्रवक्ता लिख लीजिए अपने आगे। ऐसे आप सीख रहे हैं, रुकिए सर, अरे सर प्लीज, अरे ऐसे कोई समझ नहीं पाएगा। एक मिनट, अजय आलोक जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी पूछ रहे हैं, क्योंकि राहुल जी भी बोल रहे थे, आप शायद सुन नहीं पाएंगे, वो पूछ रहे हैं बताइए टीएमसी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। मैं अभी कौन है यही बता दीजिए, अभी कौन है? मैं कह रहा हूं लिखा हुआ नहीं, एकदम अभिषेक बनर्जी होंगे ना, मुख्यमंत्री भी अगले वही होंगे, मोदी के नहीं होंगे, अगर हिम्मत है तो। अभी कौन है? अरे अभी कौन है? टीएमसी का अगला मुख्यमंत्री अभिषेक बनर्जी नहीं होंगे, बोलिए जरा। अभी कौन है? एक मिनट, मैंने टीएमसी का ठेका लिया हुआ है, लेकिन देश की जनता, बंगाल की जनता जानती है कि अगला मुख्यमंत्री अभिषेक बनर्जी होगा। ये है परिवारवाद। एक मिनट, ये है परिवारवाद। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में अब उछलने क्यों लगे? अब ये सच्चाई से उछलने क्यों लगे? ओके राहुल लाल जी प्लीज, राहुल लाल जी जब दो लोग बोल रहे हैं, तीसरा भी बोलने लगा। राज्य भी सभ्य तरीके से नहीं चला सकते। अभी स्वयं प्रकाश जी और अजय आलोक जी के बीच, अरे वो आप चिंता मत करिए, पूरा देश चलाएंगे। 2024 में हमारी दीदी देश चलाएगी, आप चिंता मत करिए। अच्छा दीदी देश चलाएगी, मार के वोट नहीं डालने देंगे, विरोधियों को मार के वोट नहीं डालने देंगे, विरोधी खिलाफ में वोट डालेंगे तो देश से बाहर भगाएंगे। सुनिए सर, ये है आइडिया। स्वयं प्रकाश जी ने बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा 2024 में दीदी देश चलाएंगी।
प्रकाश पुरोहित जी, दीदी देश चलाएंगी। दिल्ली का जो रास्ता आ गया ना, दिल की बात जुबान पे आ गई। दीदी देश चलाएंगी। आपने इंपॉर्टेंट बात कह दी है, यही आया था चुनाव जीतने के आपने बाद। इंपॉर्टेंट बात कह दी है, 24 में दीदी देश चलाएंगी। समय का इंतजार करिए, पहली बंगाली मुंह प्रधानमंत्री होने जा रही है हमारी नेत्री ममता बनर्जी। ये देखिए एग्जैक्टली ये इंतजार करिएगा, ओके, उस समय भी शांत हो जाइए। बहुत बढ़िया बात है। तो राहुल लाल जी 42 सीटों वाले बंगाल से मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली की सीएम, अब कांग्रेस को स्वीकार रहेगा? देखिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी का वो अपना व्यक्तिगत मत है, ना तो टीएमसी का मत है, और वो चीजें बाद में तय होंगी। अभी इसमें इतनी हड़बड़ी कहां है इसमें? जी पार्टी का प्रवक्ता व्यक्तिगत मत। अवधेश जी दिक्कत देखिए, अवधेश जी एक मिनट अवधेश जी देखिए, जो महत्वाकांक्षा है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, वो देखिए इस 1 घंटे के शो में सामने आ गए अंत होते होते कि दरअसल पूरा गठबंधन ये है कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। आइडिया ऑफ इंडिया ये है ममता दीदी का कि ममता दीदी प्राइम मिनिस्टर बने। आइडिया ऑफ इंडिया राहुल गांधी का है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। आइडिया ऑफ इंडिया नीतीश जी का यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, और आइडिया ऑफ इंडिया लालू जी का है कि उनका बेटा तेजस्वी यादव प्राइम मिनिस्टर बने। तो आइडिया ऑफ इंडिया असली यह है कि प्रधानमंत्री मेरे घर से। आइडिया ऑफ इंडिया ऐसा है कि आइडिया ऑफ इंडिया यहाँ एक ही है, आइडिया ऑफ इंडिया एक ही है कि बाय हुक और बाय क्रूक हमारे पास केंद्र की सत्ता आए। हमारे बाय हुक और बाय क्रूक जो इस समय 2 चीजें जो देश में हुई है कि जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध केंद्रीय एजेंसियों की जांच चली है, हमारे पास सत्ता आए, उस जांच को हम रोके। दूसरा, इस देश में जो हिंदुत्व, अरे सुनिए भाई, आप बीच में टोकते हैं। इस देश में देखिए, इस देश में हिंदुत्व और हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रीयता को लेकर जो कंसोलिडेशन हुआ है विचारधारा का, प्लीज अरे भाई आप देखिए, जो नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद जो हिंदुत्व और हिंदुत्व प्रेरित जो राष्ट्रीयता है, उसको लेके जो गलतफहमियां और झूठ दुनिया में फैलाई गई थी, लोगों के अंदर वो भाव जो घनीभूत हुआ है, और उससे जो भारत का एक चरित्र उभर रहा है, उसको किसी प्रकार से ध्वस्त करो उभर के। तो ये आइडिया है, ये आइडिया है सर, ऐसा है सर, ये आइडिया है। आपके पीछे जो लोग खड़े हैं उनकी समस्या केवल इतनी है, उनके लिए गंगा जमुनी संस्कृति इतनी है कि इसको किसी ढंग से हटाओ, और वो एक आइडियोलॉग जॉर्ज सोरोस से लेके बाकी विचार दे रहे हैं। मेरे पास समय नहीं सर जरा, लेकिन वो सब ताकत तो दे रहे हैं ना, जॉर्ज सोरोस और बाकी लोग कि पैसे दो, ताकत दो, विचार दो, आइडिया दो बोलने के लिए, फोन करके इनको एक करो। ओके, मेरे पास समय नहीं है सर, मेरे पास समय नहीं है। देखिए, लेकिन आज का दिन राजनीति के हिसाब से बड़ा इंटरेस्टिंग डे था, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरा इंटरेस्टिंग डे जो है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने और इंटरेस्टिंग बना दिया। लास्ट में कार्यक्रम में ऐलान कर दिया कि भैया अगली प्रधानमंत्री ममता दीदी होंगी। तो थोड़ा देखिए, आपका ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ चलिए, शुक्रिया। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जो डिबेट की जो मेन एजेंडा, शुक्रिया सर, हम लोग चलाएंगे इसको। शुक्रिया सर, अच्छी बात है, आपने ऐलान कर दिया। और कोई किसी को भी प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी रखे, हाँ बिल्कुल, कोई भी इच्छा रख सकता है, उसके लिए फाइट भी कर सकता है। लेकिन फिर बड़ी बात है कि जनता तय करेगी, और जनता जो है वो देखेगी फिलहाल। लेकिन 24 की जो लड़ाई है उसको लेकर जो है वो सेनाएं आज सज चुकी हैं। मुकाबला अब दिलचस्प होगा, यहां से आगे देखना पड़ेगा ये इंडिया बनाम एनडीए होगा या फिर दरअसल राष्ट्रीयता पर लड़ाई होगी। इंतजार करेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का 2 टूक में शिरकत करने के लिए। आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।